स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट माइंड्स। गाइस, ये मेरी पहली वीडियो है और आज मैं आपको इस चैनल पर प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट की यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कराऊंगी। गाइस, मेरा मेनली फोकस जो रहेगा वो बीबीए के स्टूडेंट्स पर रहेगा। मैं आपको बीबीए का जितना भी सिलेबस है सारा इस चैनल पर कवर कराऊंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है कुछ लोगों के सिलेबस में फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम से सब्जेक्ट हो, तो आप एक बार रिलेट करके चेक कर लेना। और इसमें टॉपिक्स सारे जो भी आज मैं कवर करूंगी वो है मैनेजमेंट, इट्स नेचर, सिग्निफिकेंस, फंक्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए बिना किसी देरी के आज शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू एंड विद पीपल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट क्या होता है? लोगों से काम कराना, लोगों को रिसोर्सेज को इस तरीके से मैनेज करना कि हम अपना गोल इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सकें। इफेक्टिवली का मतलब होता है टाइम पर काम कंप्लीट करना और एफिशिएंटली का मतलब होता है अवेलेबल रिसोर्सेज में उसको बेस्ट यूटिलाइजेशन करके काम को करना और अपने गोल्स को अचीव करना। Management is the process of planning, organizing, staffing, directing, and controlling the resource of an organization to achieve its objective effectively and efficiently. Management एक process है पूरा जिसमें हम लोग planning करते हैं पहले, फिर चीज़ों को organize करते हैं, then staffing यानी कि लोगों को hire करते हैं, then उनको directing, guide करते हैं, motivate करते हैं काम करने के लिए, and then controlling हम लोगों को control करते हैं, monitor करते हैं कि वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हेनरी फ्यूल जो कि फादर थे मॉडर्न मैनेजमेंट के, उन्होंने मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन दी थी, दैट इज टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। वहीं एफ.डब्ल्यू. टेलर फादर थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के, जो कि मैनेजमेंट इन्होंने डेफिनेशन दी थी, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट इज डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग पीपल एंड रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये एक आर्ट है जिसमें हम कोऑर्डिनेट करते हैं पीपल्स को, रिसोर्सेज को, ताकि हमारा जो गोल है वो अच्छे से अकम्प्लिश हो जाए, कंप्लीट हो सके। गाइस, ये आपको जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं शॉर्ट नोट्स हैं। अगर आप चाहें तो इनको साथ साथ अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, वरना आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको एग्जाम टाइम पे बहुत हेल्प मिलेगी। ये रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। हम इसको नेचर्स भी बोल सकते हैं, फीचर भी बोल सकते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं मैनेजमेंट के। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अपने एग्जाम में ऐसे ही फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख के देन उनको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो पहला पॉइंट है यूनिवर्सल। मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर जगह मैनेजमेंट होता है। लाइक कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, डजंट मैटर, मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल है। इनफैक्ट घर पर भी मैनेजमेंट एप्लीकेबल होता है। लोगों को रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है। जैसे आपके पेरेंट्स, किसी की शादी है तो आपके पेरेंट्स चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर जगह मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट प्रोसेस गोल ओरिएंटेड होता है। हमारा जो भी हम काम करेंगे, चीज़ों को मैनेज करेंगे तो टूवर्ड्स अ कॉमन गोल, एक गोल की तरफ काम करेंगे जिससे हमारा गोल अकम्प्लिश हो सके। हमें मैनेजमेंट के प्रोसेस के थ्रू हम अपने गोल की तरफ स्टेप लेते हैं, तो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, हम गोल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ऑन गोइंग है। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार मैनेजमेंट कर लिया तो हमें दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं, एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंज आएगा हमें अपने प्लान्स भी चेंज करने पड़ेंगे, हमें लोगों को भी हायर करना पड़ेगा, हमें रिसोर्सेज भी मैनेज करनी पड़ेगी। तो इट्स अ ऑन गोइंग, इट्स अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ में डील कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट्स में डील करता है। लाइक मैनेजमेंट मैनेज द पीपल्स, द रिसोर्सेज ऑल्सो। इनफैक्ट इन ऑपरेशंस में अगर हम देखें तो रॉ मटेरियल भी मैनेज करते हैं, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स भी मैनेज करते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स भी मैनेज करते हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है उसको भी मैनेज करना होता है। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, हर चीज़ में डील होती है। नेक्स्ट इज ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट किसी सिंगल बंदे का काम नहीं होता, इट्स अ टीम वर्क। ग्रुप में पीपल काम करेंगे। एक सिंगल बंदा ना ही सब कुछ मैनेज कर सकता है और एक सिंगल बंदा ही ना ही सारा काम कर सकता है। सो इट्स अ टीम वर्क, इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट इज डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट जो है वो डायनामिक फंक्शन है, मतलब रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंज आएगा वैसे वैसे हमें अपने मैनेजमेंट को भी चेंज करना होता है। नेक्स्ट इज इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट कैन नॉट बी टच्ड और कैन नॉट बी सीन बाय एनी वन। मैनेजमेंट इज जस्ट कैन बी फील। सो मैनेजमेंट हम सिर्फ फील कर सकते हैं, इसलिए इंटेंजिबल फोर्स है। पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्यों ज़रूरी है मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में? तो टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है. मैनेजमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव बाय प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ इफेक्टिवली. फॉर एन एग्जाम्पल, एक कंपनी है, उसने अपना गोल सेट करा है कि उसको 20% से सेल्स इंक्रीज करनी है. तो मैनेजमेंट को वैसे ही स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी और वैसे ही एम्प्लॉयज़ को गाइड करना पड़ेगा, जिससे हमारा जो गोल है 20% इंक्रीज करना सेल्स, वो अचीव हो सके. नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. Management ensures the best use of available resources such as manpower, money, material and machinery, reduce wastage. कि हम अपनी जितनी भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूज़ कर सके, जितना हो सके उतना यूज़ कर सके. जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, असाइनिंग द राइट एम्प्लॉय टू द राइट जॉब इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. फॉर एन एग्जाम्पल, हमने टेक वाले बंदे को अगर हमने फाइनेंस का काम दे दिया, अकाउंटिंग का काम दे दिया, तो वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा. तो जिस बंदे को जो काम आता है उसको वो काम देना इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. मतलब उस बंदे से पूरा बेस्ट तरीके से काम निकलवाना. नेक्स्ट इज इंक्रीज एफिशिएंसी. मैनेजमेंट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी बाय कंप्लीटिंग टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, टाइम एंड एफर्ट वाइल मेंटेनिंग क्वालिटी. फॉर एन एग्जाम्पल, हम टेक्नोलॉजी यूज़ करें कोई अपनी कंपनी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए. नेक्स्ट इज हेल्प्स इन अडेप्टिंग टू चेंज. मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन respond to change in the business environment, technology, customer preference and competition. फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पे जो सेल्स हो रही है, एक कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है लेकिन वो उसको मैनुअली सेल कर रही है, ऑनलाइन सेल नहीं कर रही है, जिसकी वजह से वो कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर पा रही है. तो इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड दे हैव टू अडॉप्ट दैट चेंज. टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, उनको ऑनलाइन सेल से स्टार्ट करनी पड़ेगी. तो इस चीज़ को मैनेज करना इज़ अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट. पूरा प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन फंक्शंस के थ्रू ये हम हेल्प अडॉप्ट कर सकते हैं नए चेंज को. नेक्स्ट इज एंश्योर कोऑर्डिनेशन. मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. देयर आर लॉट्स ऑफ डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट. तो उनको उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो. तो ये भी एक काम होता है मैनेजमेंट का, इसीलिए भी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट इज क्रिएट्स अ हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट. एक हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट बनाना है एम्प्लॉयज़ के लिए ताकि वो स्ट्रेस फ्री काम कर सकें. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी. मैनेजमेंट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन grow while maintaining stability and long-term success. Next is reduction of cost. Management helps in reducing the cost by eliminating the unnecessary expenses and improves productivity, leading to lower cost. These are some importance of management. और हम significance भी बोल सकते हैं. आपके एग्जाम में किसी भी नाम से आ सकता है, significance भी आ सकता है, importance भी. और आप इनको एज एन ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, कि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो टू इंक्रीज एफिशिएंसी. एफिशिएंसी को इंक्रीज करना मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है. ये कॉमन पॉइंट्स हैं. आप इनको सिग्निफिकेंस में भी लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हैं, मैनेजमेंट के पर्पस में भी लिख सकते हैं. तो इन पॉइंटर्स को आप अच्छे से याद करके एग्जाम में जाना, जिससे कि आपको पॉइंटर्स भी याद रहेंगे. तो अंदर तो आप लिख ही सकते हैं कि पॉइंटर. नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. ये मेन फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के. अदरवाइज कोऑर्डिनेशन एंड रिपोर्टिंग इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. बट ये 5 जो है वो मेन फंक्शंस होते हैं और इनको हम आगे वाली यूनिट में डिटेल में बताएंगे. इनका पूरा प्रोसेस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, वो सब. लेकिन यहाँ पे हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं. प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु विल डू इट. मतलब कब, कहाँ, कैसे, कौन काम करेगा, इज ऑल अबाउट प्लानिंग. पहले से ही सब कुछ डिसाइड कर लेना. Next is organizing. Organizing involves arranging resources, assigning responsibilities to achieve objectives. Resources को arrange करना, responsibilities को assign करना, या फिर हम division of work भी बोल सकते हैं. Organizing में हम division करते हैं काम का, काम को divide करते हैं. Next is staffing. Staffing involves recruitment, selection, training, developing and maintaining employees. एम्प्लॉयज़ को हायर करना, उनको सेलेक्ट करना, देन उनको ट्रेन करना उनके काम के अकॉर्डिंग और उनको मेंटेन करना इज़ ऑल अबाउट स्टाफिंग. नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग मीन्स एम्प्लॉयज़ को गाइड करना, उनको सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना, या उनको बताना कि क्या काम कैसे कब कहाँ करना है.
Next is controlling. Controlling involves measuring actual performance, comparing it with standards and taking corrective actions. जो काम हो चुका है उस परफॉर्मेंस को मेजर करना कि हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कोई चेंज की ज़रूरत है तो उसमें फिर चेंज करके उसको वापस से इम्प्लीमेंट करना इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग। ये हमारे 5 मेन फंक्शंस है। अब अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करें तो इट मीन्स ब्रिंगिंग टुगेदर एंड हार्मोनाइजिंग ऑल एक्टिविटीज़ एंड एफर्ट्स टू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोऑर्डिनेशन बिठाना, तालमेल बिठाना बिटवीन द पीपल्स एंड एक्टिविटीज़, और हम रिसोर्सेज को भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग. रिपोर्टिंग इज द फंक्शन ऑफ इन्फॉर्मिंग सुपरवाइजर्स, subordinates and other stakeholders about organizational activity, progress and performance. इन शॉर्ट अगर हम देखें तो रिपोर्टिंग का मतलब होता है सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करे कि अबाउट देयर परफॉर्मेंस, एंड देन वो सुपीरियर अपने मैनेजर को, मैनेजर अपने हेड को, देन CEO. इज ऑल अबाउट रिपोर्टिंग. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट. स्कोप में आप लोग फंक्शंस भी डाल सकते हैं मैनेजमेंट के, बट हो सकता है आपके एक ही सेक्शन में सेम क्वेश्चन आ जाए, राइट अबाउट द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको वहाँ पे डिफरेंट लिखने पड़ेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कुछ स्कोप में एडिशनल पॉइंट्स भी डाले हैं, अदरवाइज आप फंक्शंस भी लिख सकते हैं। स्कोप में आप डाल सकते हैं कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज एंड मैसेजेस बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स. मतलब प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन एक, जिसमें हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं बिटवीन द इंडिविजुअल्स. एक ग्रुप में भी हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं. इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अवेलेबल अल्टरनेटिव्स. हमारे पास मार्केट में आज अगर हमें एक फ़ोन लेना है, मोबाइल फ़ोन लेना है, तो हमारे पास n नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द मार्केट. सो हम लोगों को डिसाइड करना है विच वन इज़ बेस्ट एंड विच वन इज़ आर अंडर बजट. It's all about decision making. Next is innovation. Innovation is the process of introducing new ideas, methods, products or processes to improve organizational performance. Means innovation एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग नए आइडियाज़ लेकर के आते हैं ताकि हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव कर सकें. तो ये हमारा स्कोप होता है मैनेजमेंट के. आप लोग इसमें प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग भी डाल सकते हैं, ये पूरा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, एंड एडिशनली ये पॉइंट्स भी हम डाल सकते हैं. Now we will be discussing about the principles of management. 14 प्रिंसिपल दिए थे हमारे हेनरी फ्यूल जी ने, जिन्होंने ये बोला था कि प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट में अप्लाई होंगे तो हमारी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली वर्क करेगी. फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ वर्क. काम डिवाइड होना चाहिए. वर्क शुड बी डिवाइडेड अमंग द एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड एक्सपर्टीज. ऐसा नहीं होना चाहिए कि टेक वाले बंदे को आप HR का काम दे रहे हैं या फाइनेंसिंग का काम दे रहे हैं. काम का डिवीजन होना चाहिए और उन्हीं के अकॉर्डिंग स्किल्स बेस्ड हमें एम्प्लॉयज़ को हायर करना चाहिए, जिससे मिसमैच ना हो बिटवीन द स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड द वर्क डिवाइडेड टू देम. नेक्स्ट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. Managers should have the authority to give the orders and the responsibility to ensure work is completed. मैनेजर के पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए और ताकि वो अपने काम को असाइन कर सके टू देयर टीम मेंबर्स और एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द टीम परफॉर्मेंस. वो रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए टीम की परफॉर्मेंस के लिए, मतलब उसकी जवाबदेही होनी चाहिए जैसे भी टीम परफॉर्म कर रही है. नेक्स्ट इज डिसिप्लिन. एम्प्लॉयज शुड फॉलो ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस. जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं, पॉलिसीज़ हैं कंपनी की, वो एम्प्लॉयज़ को फॉलो करनी चाहिए. नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड. एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर. मतलब एक सबॉर्डिनेट के ऊपर एक ही सुपीरियर होना चाहिए, 2 या 3 सुपीरियर नहीं होने चाहिए, जिससे उसको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो कि उससे किसका ऑर्डर लेना है और किसको रिपोर्ट करना है. यूनिटी ऑफ कमांड में एग्जांपल लें तो अ सेल्स एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट्स ओनली टू द सेल्स मैनेजर. मतलब एक जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो सिर्फ सेल्स मैनेजर को ही रिपोर्ट करे. ऐसा नहीं है कि उसको फाइनेंस मैनेजर को भी रिपोर्ट करना है और HR मैनेजर को भी रिपोर्ट करना है, तो उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा. सो एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर. मतलब हर एक एम्प्लॉय के ऊपर एक ही सुपीरियर होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. Unity of direction states that all activities with the same objective should be directed by one manager and one plan. For an example, all marketing activities follow a single marketing strategy. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बंदा अलग स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, दूसरा बंदा अलग स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, तो उससे हमारा गोल अकम्प्लिश नहीं होगा. नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट. इट मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट शुड बी कम बिफोर इंडिविजुअल इंटरेस्ट. मतलब हमें इस तरीके से अलाइन करना चाहिए चीज़ों को कि हमारे एम्प्लॉयज़ का भी ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके.
दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम रहना चाहिए। अगर एम्प्लॉयज़ किसी और ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेगा या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कोई और ऑब्जेक्टिव रहेगा तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली फ्लो नहीं कर पाएंगे, रन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इंडिविजुअल का इंटरेस्ट भी हमें इस तरीके से अलाइन करना चाहिए या गोल कॉमन रखना चाहिए जिससे हमारे दोनों के ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकें। Next is remuneration. Remuneration means employees should receive fair and satisfactory compensation for their work. उनको उनके काम के अकॉर्डिंग फेयर वेजेस देने चाहिए। आज कल तो सैलरी वैसे भी सबसे मेन मोटिवेशनल टूल है, हम उसको एज अ टूल ले सकते हैं। इंसेंटिव्स हो गया, सैलरी हो गया, तो उनको फेयरली पे करनी चाहिए कंपनी को। Next is centralization. Centralization means the degree of decision making power should be balanced between the top management and employees. मतलब बैलेंस होना चाहिए बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड द अदर वर्किंग एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए सारी पावर टॉप मैनेजमेंट के पास है, हर छोटे बड़े डिसीजन के लिए एम्प्लॉयज़ को मैनेजमेंट के पास जाना पड़े। इससे क्या होगा, डिसीजन जो है वो बहुत ज़्यादा डील हो जाएंगे, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट के पास सिर्फ छोटे मोटे डिसीजन लेने का काम नहीं होता, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो इससे क्या होगा, डिसीजन डीले होंगे, जिसकी वजह से हमारा वर्क प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो हमारे मैनेजर्स के पास या फिर सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स के पास भी रूटीन डिसीजन लेने की अथॉरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज स्केलर चेन। देयर शुड बी अ क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब सम अथॉरिटी शुड बी डिवाइडेड टू द मैनेजर, सम टू द सुपरवाइजर एंड सम टू द एम्प्लॉयज़। मतलब सिर्फ सीईओ के पास सारी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर एक चेन होनी चाहिए जिसको हम बोल इसकी सीईओ, देन मैनेजर, देन सुपरवाइजर, देन एम्प्लॉयज़। ऐसे एक प्रॉपर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन द पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एक टर्म आती है गैंग प्लैंक। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है पर मैं आपको बता रही हूँ। गैंग प्लैंक एक वो होता है, लाइक हमारे जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उन्हें कोई डिसीजन लेना है रिगार्डिंग देयर वर्क, सो उन्हें पहले मैनेजर के पास जाना पड़ेगा, देन सीईओ के पास। तो ऐसा नहीं है, हम गैंग प्लैंक के थ्रू हम हमारे जो लोअर लेवल के मैनेजमेंट है वो डायरेक्टली सीईओ से या फिर अपने मैनेजर से बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सबऑर्डिनेट को पहले सुपरवाइजर के पास जाना पड़े, फिर देन मैनेजर, देन सीईओ। नो, गैंग प्लैंक एक ऐसी टर्म है जिसका मतलब ये होता है कि हम लोग बिना किसी चेन को फॉलो करे अपने हेड से बात कर सकते हैं। ऑर्डर, एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सब कुछ अपनी अपनी जगह पर होना चाहिए, जब उसकी ज़रूरत है, जिस टाइम पे है वहाँ पर। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनको रॉ मटेरियल की ज़रूरत है तो वो टाइमली अवेलेबल हो जाए, या फिर हमारे एचआर मैनेजर को कंप्यूटर की ज़रूरत है फॉर मेंटेनिंग दी अटेंडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़, तो वो उस टाइम पे वहाँ पे होना चाहिए। तो सारी चीज़ें प्रॉपर अरेंजमेंट में होनी चाहिए, जिसकी चीज़ की जिस लोगों की जहाँ पर जब भी ज़रूरत हो। नेक्स्ट इज इक्विटी। मैनेजर शुड बी काइंड, फेयर एंड जस्ट टू एम्प्लॉयज़। मतलब मैनेजर को हर एक एम्प्लॉयज़ को फेयरली ट्रीट करना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। एम्प्लॉयज़ शुड हैव जॉब सिक्योरिटी टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। उनके एम्प्लॉयज़ के पास एक जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए कि हम लोग उनको रेंडमली निकालेंगे नई कंपनी से, देयर जॉब इज़ सिक्योर, जिससे कि उनके मन में एक टेंशन क्रिएट ना हो कि भाई हमारी जॉब सिक्योर नहीं है, हमें यहाँ से कभी भी निकाला जा सकता है। इससे वो स्ट्रेसफुल फ्री होकर के अपने कंपनी के गोल की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो फॉर प्रोवाइडिंग द स्टेबिलिटी, जॉब सिक्योरिटी उनको मिलनी चाहिए, जिससे कि वो बार बार अलग अलग कंपनी में स्विच ना करें। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। एम्प्लॉयज़ शुड बी एनकरेज टू सजेस्ट आइडियाज़ एंड टेक एक्शंस। एम्प्लॉयज़ को भी हमें चांस देना चाहिए टू रिप्रेजेंट देयर आइडियाज़ इफ दे हैव, ताकि हमारे उन एम्प्लॉयज़ को ये लगे कि वो भी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है, ही और शी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे वो और अच्छे से अपने गोल की तरफ काम करें, नए आइडियाज़ पर काम करें। नेक्स्ट इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स। मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट एंड यूनिटी। मैनेजमेंट को टीम स्पिरिट को प्रमोट करना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीम लीडर अकेला सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले कि सारा काम मैंने किया है, बेसिकली क्रेडिट खुद ले कि ही इज़ ओनली वन हु इज़ डूइंग ऑल वर्क। उसको अपनी टीम को भी क्रेडिट देना चाहिए। इन शॉर्ट, आई को हटा करके वी लेके आना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। ये होता है स्पिरिट डी कॉम्स। तो ये हमने 14 प्रिंसिपल्स कवर करे मैनेजमेंट के। नेक्स्ट हम कवर करेंगे मैनेजमेंट वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन।
मीनिंग एडमिनिस्ट्रेशन डिटरमाइंस ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव। एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है गोल्स को डिटरमाइन करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए और पॉलिसीज बनाना, ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना। वहीं मैनेजमेंट का काम होता है उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना थ्रू द एम्प्लॉयज़ से काम करा के उनको अचीव करना। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टॉप लेवल है मैनेजमेंट का, वहीं मैनेजमेंट क्या एक पार्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का। नेचर मैनेजमेंट एग्जीक्यूट एंड इम्प्लीमेंट द डिसीजंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। वहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिसीजन मेकिंग करेगा, पॉलिसीज़ को बनाएगा। लेवल एडमिनिस्ट्रेशन टॉप लेवल में आता है और वहीं मैनेजमेंट मिडिल लेवल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आता है। फोकस एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस होता है व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करना है। मैनेजमेंट का फोकस होता है कैसे करना है। अथॉरिटी administration has higher authority and control whereas management works under the authority of administration. Role मैनेजमेंट का रोल होता है ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़। वहीं प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। स्कोप मैनेजमेंट का ब्रॉडर स्कोप है, वहीं एडमिनिस्ट्रेशन का ब्रॉडर स्कोप है, वहीं मैनेजमेंट का नैरो स्कोप है। मैंने आपको भी बताया था मैनेजमेंट पार्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का। रिस्पॉन्सिबिलिटी administrations set objectives and strategies whereas management achieves objective efficiently. Decision making administration's major decision strategies are taken whereas management operational decisions are taken। मतलब जितने भी मेजर डिसीजन है वो एडमिनिस्ट्रेशन लेगा और जितने भी माइनर डिसीजन है वो मैनेजमेंट लेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमारे आ जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओनर्स, गवर्नमेंट। मैनेजमेंट के अंदर आते हैं मैनेजर्स, डिपार्टमेंट्स, हेड्स एंड सुपरवाइजर। एडमिनिस्ट्रेशन टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो गया और हमारा मैनेजमेंट होता है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट लाइक मैनेजर्स, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इससे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस मैनेजमेंट की जब हम ये पढ़ लेंगे। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट refers to the different layers of manager in an organization based on their authority, responsibility and decision making power। हमारे बेसिकली 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, पहला टॉप लेवल, दूसरा मिडिल लेवल, तीसरा लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल में आ जाता है हमारे CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि हमारे मेन काम करने वाले, पॉलिसी बनाने वाले, ऑब्जेक्टिव सेट करने वाले लोग होते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा मिडिल लेवल में आ जाते हैं हमारे डिपार्टमेंट्स, ब्रांच मैनेजर। नेक्स्ट होता है लोअर लेवल में आ जाते हैं हमारे टीम लीडर्स, सुपरवाइजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स आर ऑल्सो कैटेगराइज्ड इन द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो कि मैंने आपको भी बताया था। एग्जाम्पल कौन है? CEO, प्रेसिडेंट। फंक्शंस क्या होते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के? फॉर्मुलेट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड पॉलिसीज, गोल्स को सेट करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पॉलिसीज बनाना फॉर द एम्प्लॉयज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मेक्स स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, सारे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने का काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। प्लान्स फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लॉन्ग टर्म में हम कैसे ग्रो करें उसके लिए प्लान्स बनाना टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। कोऑर्डिनेट्स विद एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, कैसे अपने एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, क्लाइंट्स, शेयर होल्डर्स के साथ डील करें, ये काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये एक इंटरमीडिएट है बिटवीन द टॉप लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट में, ये कोऑर्डिनेशन बिठाता है, ये रिपोर्ट करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को और ऑर्डर देता है लोअर लेवल मैनेजमेंट को। इसके फंक्शंस देखें तो इम्प्लीमेंट पॉलिसीज मेड बाय द टॉप मैनेजमेंट, जैसे मैंने अभी बताया, ऑर्डर देता है लोअर लेवल मैनेजमेंट को, तो जो भी पॉलिसीज बनाई है टॉप लेवल मैनेजमेंट ने वो ये कम्युनिकेट करता है लोअर लेवल मैनेजमेंट को, उनको ऑर्डर देता है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन कराना। नेक्स्ट इज सुपरविजन लोअर लेवल मैनेजर, सुपरवाइज लोअर लेवल मैनेजर्स, ये लोअर लेवल मैनेजर्स को सुपरवाइज करते हैं, इनको गाइड करता है, मोटिवेट करते हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिकेट्स इन्फॉर्मेशन बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, अभी जैसे बताया कि ये लिंक है बिटवीन द टॉप और लोअर लेवल मैनेजमेंट, तो ये कम्युनिकेट करता है इन्फॉर्मेशन को बिटवीन द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज लोअर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट दैट डायरेक्टली सुपरवाइज एम्प्लॉयज, इसमें सुपरवाइजर्स आ जाते हैं, फोरमैन, टीम लीडर, शिफ्ट इंचार्जेस में जो होते हैं, एक नाइट शिफ्ट वाले होते हैं, एक डे शिफ्ट वाले होते हैं, वो वाले जितने भी सुपरवाइजर होते हैं वो सारे हमारे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो असाइन टास्क टू द वर्कर्स, जो वर्कर्स फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनके ऊपर जो सुपरवाइजर काम होते हैं वो उनको
टास्क असाइन करते हैं वर्कर्स को, मॉनिटर्स डे टू डे ऑपरेशंस की फैक्ट्री में या जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग हब है उसमें अच्छे से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज मेंटेन्स डिसिप्लिन एंड प्रोडक्टिविटी, डिसिप्लिन और प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करना कि जो वर्कर्स हैं उनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा, वो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी अच्छे से दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट इज रिपोर्ट्स परफॉर्मेंस टू द मिडिल मैनेजमेंट, वो रिपोर्ट करते हैं, जो सुपरवाइजर होता है, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, वो रिपोर्ट करता है हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, हमारे मैनेजर्स को, कि कैसा वर्कर परफॉर्म कर रहे हैं, क्या प्रोडक्टिविटी है, and all these things. We will be discussing about the evolution of management. Evolution of management refers to the gradual development of management thought and practice over time. Evolution का मतलब होता है कि हम धीरे धीरे किसी चीज़ में डेवलपमेंट करें। तो जो मैनेजमेंट है उसके पहले कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशंस थे और अब कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कंपनी अप्लाई करती है जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो ऐसे ही कुछ थ्योरीज थी, जिसमें फर्स्ट थ्योरी है क्लासिकल थ्योरी, जो कि 1880 से 1930 के बीच चली। द क्लासिकल थ्योरी फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी थ्रू प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल। जो क्लासिकल थ्योरी थी उसका फोकस था एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना थ्रू प्रॉपर प्लानिंग से, मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके। तो इस थ्योरी के अंदर पहले हमारा आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जो कि F.W. टेलर ने दी थी। इस थ्योरी के फादर हैं F.W. टेलर। इम्प्रूव एफिशिएंसी थ्रू साइंटिफिक मेथड इनका मेन फोकस था। इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, वो थे साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब साइंटिफिकली जैसे सारी चीज़ें फैक्ट्स पर बेस्ड होती हैं, ऐसे ही मैनेजमेंट भी कुछ फैक्ट्स पर बेस्ड होना चाहिए। जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं वो इंट्यूशन बेस्ड नहीं होनी चाहिए, फैक्ट पर बेस्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट इज हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में अच्छे रिलेशंस होने चाहिए। हार्मनी का मतलब होता है गुड रिलेशंस। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेशन इंस्टेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो वर्कर्स काम कर रहे हैं मैनेजमेंट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी लेकर के काम करना चाहिए। नेक्स्ट इज मैक्सिमम आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी, हमें ऐसे प्लान्स बनाने चाहिए जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी एनहेंस हो, हमें उस पर फोकस करना चाहिए जिससे हमारा आउटपुट अच्छा है, रादर देन the conflicts and all. Next is development of workers, वर्कर्स का डेवलपमेंट, उन्हें स्किल्स प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े। ये थे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के कुछ प्रिंसिपल्स जो कि F.W. टेलर ने दिए थे, विच आर कैटेगराइज्ड अंडर द क्लासिकल थ्योरी, जो कि 1880 से 1930 वाले जो टाइम पीरियड था उसमें ये एप्लीकेबल होते थे। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, जो कि हमारे हेनरी फ्योरी ने दी थी, जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के, जिनका मेन फोकस वो ये था 14 प्रिंसिपल्स के पीछे कि इससे ऑर्गेनाइजेशनल की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी और इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। अदर देन दैट दे हैड ऑल्सो प्रोवाइडेड द 5 फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, दीज आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग और डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये हम पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं तो अब इनको डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, जो कि हमारे मैक्स वेबर ने दी थी। ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑपरेट थ्रू फॉर्मल रूल्स एंड प्रोसीजर, इनका कहना ये था कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस पर बेस्ड प्रोसीजर पर चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी कैसे भी कहीं भी किसी भी टाइम आ रहा है, किसी भी टाइम जा रहा है, नहीं। इट एंश्योर्स डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड एफिशिएंसी। एक प्रॉपर क्लियर हायरार्की होनी चाहिए बिटवीन दी मैनेजर, सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। डिवीजन ऑफ लेबर, पूरा प्रॉपर लेबर का डिवीजन होना चाहिए, कौन कब कहाँ क्या काम करेगा। नेक्स्ट इज फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। नेक्स्ट इज मैरिट बेस्ड सिलेक्शन, जितने भी हम एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे हैं सब मैरिट बेस्ड सिलेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिश्वतखोरी से, मतलब करप्शन से काम नहीं होना चाहिए कि किसी को भी हायर कर लिया, नहीं, जो लायक है उसी को ही हायर करना चाहिए। नेक्स्ट इज इम्पर्सनल रिलेशनशिप, मैनेजमेंट और वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में इम्पर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए, कोई भी पर्सनल कनेक्शंस नहीं होने चाहिए। एंड दे आर ऑल्सो सेड दैट कि एम्प्लॉयज़ के बीच में भी इम्पर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब किसी को किसी से कोई मतलब ही ना हो, सिर्फ फॉर्मली वो लोग मिलें, मीटिंग करें, बात करें, काम करें और जाएं, लाइक दैट। नेक्स्ट हम देखेंगे नियो क्लासिकल थ्योरी, जो फोकस करती है ह्यूमन रिलेशनशिप्स पे। इसका दूसरा नाम ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच ही है, जो कि 1930 से 1950 के बीच में चली थी। द नियो क्लासिकल थ्योरी एम्फेसाइज्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल रिलेशनशिप्स एट वर्क।
उनका जो फोकस था, एम्फेसाइज्ड का मतलब होता है फोकस, वो था ह्यूमन बिहेवियर पे। इनका इस थ्योरी का अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी है वो तब बढ़ेगी अगर उनके इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स रहेंगे, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रहेगा बिटवीन दी एम्प्लॉयज़। अगर वो अच्छे से अपने एम्प्लॉयज़ से बात करेगा मैनेजमेंट, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा, कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होगी और एम्प्लॉयज़ का मोरल भी इंप्रूव होगा, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। नेक्स्ट हमारी है बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी हमारी 1950 से आज तक चलती आ रही है। दिस थ्योरी फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। ये थ्योरी फोकस करती है बिटवीन द ह्यूमन बिहेवियर, फोकसेस ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, हमें ह्यूमंस पर ध्यान देना है, जो क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, अगर हम उन पर ध्यान देंगे तभी तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तभी तो हमारी परफॉर्मेंस बढ़ेगी ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसके अंदर हमारी मैस्लो नीड हायरार्की आ जाएगी, जो कि हम दूसरे अभी शायद ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक सब्जेक्ट है जिसमें हम सब पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन मैं यहाँ एक ओवरव्यू दे देती हूँ। हमारे मैस्लो साहब ने ये मैस्लो नीड हायरार्की की एक थ्योरी दी थी, जिसमें हमारी 5 नीड हैं। पहले आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, जो कि हमारी बेसिक नीड होती है। सेकंड लेवल पर आती है हमारी सेफ्टी नीड्स। फिर हमारी रोटी कपड़ा मकान के बाद हमें ज़रूरत होती है सेफ्टी की, जॉब सिक्योरिटी की। नेक्स्ट आती है हमारी सोशल नीड्स, मतलब हमारे पास हमारी फैमिली भी होनी चाहिए, फ्रेंड्स भी होने चाहिए, उनके साथ गुड रिलेशनशिप्स होने चाहिए। नेक्स्ट आती है हमारी एस्टीम नीड्स, मतलब अब हमारे पास सब है तो हमें एक बंगलो भी चाहिए, एक कार भी चाहिए। नेक्स्ट आती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स मतलब हमने हमारे लिए बहुत कुछ कर लिया, अब हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना है। हमें लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोई प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब हमारे पास बहुत पैसा है तो हम डोनेशन करेंगे। तो ये एक पूरी हायरार्की होती है नीड की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डॉगलस एमसी ग्रीगर। इन्होंने भी ये भी इसी थ्योरी के अंदर आता है। इन्होंने भी एक थ्योरी दी थी, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के नाम से। थ्योरी एक्स states that employees dislike work and need supervision। थ्योरी एक्स बोलती है, ये बेसिकली वर्कर्स पे अप्लाई होती है कि जो वर्कर्स हैं उनको काम करना बिल्कुल नहीं पसंद, तो उन पर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए और प्रॉपर सुपरविजन होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से काम कर सके और प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। नेक्स्ट इज थ्योरी वाई। एम्प्लॉयज़ आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड रिस्पॉन्सिबल। इसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को कुछ हमें अथॉरिटी देनी चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए, जिससे उनका मोरल जो है वो बूस्ट अप रहे, वो सेल्फ मोटिवेटेड फील करें और वो अच्छे से काम कर सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैनेजर हर टाइम उनके सर पर डंडा लेकर खड़ा रहे कि तुम्हें काम करना ही है, तो उससे प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगी, क्योंकि एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगते हैं एक टाइम के बाद। नेक्स्ट इज कंटिजेंसी थ्योरी। कंटिजेंसी थ्योरी, इट इज़ एन अप्रोच टू मैनेजमेंट दैट आर्ग्यूज मैनेजरियल डिसीजंस एंड एक्शंस शुड बी बेस्ड ऑन द कंडीशन एंड सर्कमस्टेंसेस फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अकॉर्डिंग हमें जितने भी डिसीजंस लेने हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो सर्कमस्टेंसेस पर बेस्ड होने चाहिए, कंडीशंस पर बेस्ड होने चाहिए। जो भी हमारी इनसाइड आउटसाइड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट है, उस बेसिस पर हमें डिसीजन लेने चाहिए। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट मैनेजर शुड बी फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्ट देयर एक्शंस अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, एम्प्लॉयज, टेक्नोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जैसे हमारी टेक्नोलॉजी है या जैसे हमारा इन्वायरमेंट है, उस बेसिस पे डिसीजन लेना इज़ ऑल अबाउट कंटिजेंसी थ्योरी। ये थ्योरी ये बोलती है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने अकॉर्डिंग चलना है, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी कंबाइंस कॉन्सेप्ट फ्रॉम ऑल प्रीवियस थ्योरीज एंड फोकसेस ऑन इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन। ये मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी जितनी भी थ्योरी अभी तक चली है, चाहे वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो, चाहे वो हमारी मैक्स वेबर ने दी हो, या फिर एफ.डब्ल्यू. टेलर ने प्रिंसिपल्स दी हो, या फिर ह्यूमन बिहेवियरल अप्रोच हो, वो सारी इसका कॉम्बिनेशन है। अदर देन दैट टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, टीम वर्क, एडेप्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, ये सब भी इसके अंदर आता है। मतलब मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी ये बोलती है कि हमें सारी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो इनोवेशन हो, चाहे वो टीम वर्क हो, चाहे एडेप्टेबिलिटी हो, चाहे किसी भी हमारे मैनेजमेंट में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। फर्स्ट इज कस्टमर ओरिएंटेशन। हमें कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स डेवलप करने चाहिए, उनको भी ध्यान में रखते हुए अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय को थोड़ी सी अथॉरिटी देनी चाहिए ताकि वो डिसीजंस ले सकें एंड दे फील फ्री टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज टीम वर्क। हमें टीम वर्क के लिए एनकरेज करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को, जिससे हमारी कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो सके। नेक्स्ट इज डिजिटल टेक्नोलॉजी। हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं वैसे। नेक्स्ट इज कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट। हमें अपने एम्प्लॉयज़ को जैसे जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे उनको स्किल्स देना, उनको नॉलेज प्रोवाइड करना, उनको ट्रेनिंग देना, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्टीन्यूसली इंप्रूवमेंट होता रहे और प्रोडक्टिविटी भी बनी रहे।
नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हमें स्ट्रेटेजी के बेस्ड पर स्ट्रेटेजिकली डिसीजंस लेने चाहिए। हिट इंट्यूशन बेस्ड नहीं होना चाहिए, हिट एंड ट्रायल बेस्ड डिसीजंस नहीं होने चाहिए, प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो गाइस आप लोगों की ये यहाँ पर यूनिट कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको इस चैनल पर बीबीए का जितना भी सिलेबस है वो सारा कवर कराऊंगी। मेनली फोकस तो मेरा सीसीएस यूनिवर्सिटी वालों को रहेगा, क्योंकि मैंने खुद ने बीबीए करी है और मैंने ऑब्जर्व किया है कि यूट्यूब चैनल पर एक कोई पर्टिकुलर टीचर नहीं है जो बीबीए के स्टूडेंट्स को फोकस करता हो। तो मेरा जो फोकस रहेगा वो मेनली बीबीए के स्टूडेंट्स पर रहेगा। तो अगर आपको और कंटेंट चाहिए या आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो मैंने आपको नोट्स कराए हैं वीडियो में, आप पूरा इनको अपनी कॉपी में लिख के या स्क्रीनशॉट ले, वॉट एवर यू वांट टू डू आप करो, इनको लिखो, क्योंकि शॉर्ट नोट्स हैं, ये आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत हेल्प देंगे। और ये आपकी पूरी 1 शॉर्ट वीडियो में आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है। ऐसे ही हम धीरे धीरे करके सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा वीडियोज़ डालने का। थैंक यू।